Hello dear students, this is Seema and today I am going to explain you First Flight book poem Amanda written by Robin Klein. Before explaining this poem, I would like to say you something about the author. Robin M.C. McCallin was an Australian author and she wrote a lot of books for children. She was born on 28th of February in 1936 in Kempsey, New South Wales. She was one of the ninth children of her parents. Her first short story was published at the age of 16. She worked in various fields before becoming an established writer, such as tea lady at a warehouse, as a bookish bookshop assistant nurse, etc. In 1981, she was awarded a literature board grant for writing, and since then, more than 20 books had been published. She was educated in Newcastle Girls High School. Several of her books have been shortlisted for the Children's Book of the Year award. So let's begin with the poem. I will explain you the poem line by line, and later I will explain you the poetic devices given in the poem. Along with this, we will learn the difficult word meanings too. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. This is the story about a girl, a small girl, who are every now and then interrupted by her mother. यह पोयम एक पोइटेस ने डिस्क्राइब की एक लड़की जिसका नाम है एमेंडा, और उस एमेंडा को जो जो उसकी मदर है वो हमेशा डांटती रहती है, उसको कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन देती रहती है. कभी उसे कहती है अपने नल्स मत काटो, डोंट बाइट योर नल्स एमेंडा. जैसे बच्चों की आदत होती है नल्स कट करने की, उंगलियों में मुंह में नाखून लेकर के उसको कट करती रहती थी वो. तो उसकी मम्मी उसे चिल्लाती थी, ऐसे मत करो, अपने दांतों से अपने नाखूनों को मत काटो. कंधे झुकाने से मना करती है उसकी मम्मी. सीधे बैठने के लिए कहती है डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स. हॉन्च मीन्स झुका कर बैठना. शोल्डर्स को ऊपर निकाल के झुका के बैठने के लिए उसकी माँ मना करती है. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. इस तरह से झुक के मत बैठो, सीधे बैठो. तो हर चीज़ में अमेंडा को रोक टोक करती है उसकी माँ. देर इज़ अ लैंग्वेज emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now, अब क्या करती है अमेंडा? अमेंडा कुछ न कुछ अपनी कल्पना करने लगती है. वो ऐसे कल्पना करती है जैसे कि वो कोई बहुत बड़े अथाह समुद्र में एक छोटी सी जल परी हो. देर इज़ अ लैंग्विड एमराल्ड सी. बहुत बड़ा एक सी है, समुद्र है, और उसमें वो अपने आप को एक जल परी की तरह कल्पना करती है. वो सोचती है कि मैं एक जल परी हूँ, मैं अकेली ही वहाँ पर घूमती फिरती हूँ, है ना. इस तरह से वो सोचती है. लैंग्वेज मीन्स बहुत ही कोई काम नहीं करना पड़े जिसको, है ना. जिस तरह से जो लोग निष्क्रिय होते हैं, लेकिंग वेगर, जो कोई काम नहीं करने वाले होते हैं, इस तरह से निष्क्रिय. और एमराल्ड का अर्थ होता है बहुत बड़ा, चमकदार, ब्राइट और ग्रीन. एमराल्ड ब्राइट ग्रीन. इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का अर्थ होता है वहाँ का निवासी, ड्वेलर, ड्वेलर, निवासी. और मरमेड, मरमेड का अर्थ होता है अ गर्ल हैविंग टेल ऑफ फिश हु लिव्स इन सी. एक जल परी होती है जिसकी आकृति फिश की जैसी होती है. उसका ऊपर का फेस ह्यूमन का होता है और नीचे की बॉडी फिश की होती है और फिश टेल जैसी उसमें निकली होती है. उसको बोलते हैं जल परी. और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स मूविंग स्लोली. तो उससे ऐसा लगता था कि एक बड़े अथाह ग्रीन समुद्र में जो कि निष्क्रिय सा पड़ा हुआ है, वहाँ पर, वहाँ की मैं निवासी हूँ, कोई जल परी हूँ, और मैं वहाँ पर आराम से घूमती फिरती रहती हूँ. डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा. फिर वो जिसे कल्पना कर रही है, अपनी कल्पनाओं में गुम है, एकदम से उसकी कानों में आवाज़ आती है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा. क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है एमेंडा. डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा. क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है. टाइडी मीन्स क्लीन करना, साफ करना. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने शूज साफ करने के लिए कहा था अमेंडा. इस तरह से उसकी माँ उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसे समझा रही है, डांट रही है ना, जिसे जनरली सभी मम्मियाँ करती हैं. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hush's bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet.
अब उसको अपनी माँ की इस डांट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ज़्यादा वो जितनी डांट सुनती है उतनी ज़्यादा वो अपनी कल्पनाओं में गुम होती चली जाती है। इस तरह की डांट सुनने के बाद उसको फिर वो एक बार अपनी कल्पना में गुम जाती है और सोचती है कि मैं कोई ऑर्फन हूँ, कोई अनाथ हूँ और गलियों में घूम रही हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट। ऐसे ही गलियों में घूम रही हूँ। रोमिंग मीन्स घूमना, वॉन्डरिंग करना। ऑर्फन मीन्स अनाथ होना। I pattern soft dust with my hush's bare feet. Hushes, hushed means शांत, hushed means शांत, bare feet मतलब नंगे पाँव। तो वो सोच रही है कि मैं ऐसे धूल भरे रास्तों पर सॉफ्ट डस्ट पे नंगे पैरों से ऐसे ही घूम रही हूँ, शांत इधर उधर भटक रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और जो इस तरह से जो शांति मुझे मिल रही है, जो शांति वहाँ पर फैली हुई है, वो गोल्ड की तरह है। और जो स्वतंत्रता मुझे मिली है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मीठी है। फिर उसके कानों में एक आवाज़ आती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एग अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। फिर उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ आती है, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ, अपने रिमेंबर योर एंक। एंक मीन्स मुँह से जो मुंह के ऊपर फुंसियाँ हो जाती हैं उसको, अपनी फुंसियों को देखो, अपने मुहासों को देखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी ओर देखो अमेंडा। इस तरह से उसकी माँ उससे फिर चिल्लाती है। Once again, Amanda went into her dream. What she think of this time? She thought, I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब वो क्या सोच रही है कि मैं रुपेंजल हूँ। रुपेंजल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसको एक बड़े किले में किसी ने बंद कर दिया था और वो वहाँ पर एक रुपेंजल की तरह एक बड़े किले में शांति से रह रही है जहाँ पर उसको किसी की परवाह नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। इस बड़े से टावर में, टावर मीन्स एक बड़ा मीनार जैसा कुछ बड़ा सा बना हुआ था किला, उस किले में लाइफ बिल्कुल शांत है, बिल्कुल रेयर है, विचित्र सी है। और आई विल सडनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने लंबे सुनहरे बालों को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. फिर उसकी माँ उसको इंटरप्ट करती है फिर से उसके सपनों को तोड़ते हुए, अमेंडा ये उदासीनता छोड़ दो। सल्किंग, सल्किंग मीन्स उदासीन होना, दुखी होना। कभी कभी बच्चे बहुत डांट सुन के मुंह बनाकर ऐसे सैड से होकर के बैठ जाते हैं, तो उसकी माँ समझा रही है ऐसे सैड होकर बैठना बंद करो, ऐसे दुखी होना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा मूडी रहती हो, तुम हमेशा ग्लूमी रहती हो, तुम हमेशा सैड ही रहती हो, हमेशा दुख में घूम रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, क्या मैंने तुम्हें तंग किया है, क्या मैंने तुम्हें टीज किया है? क्या कोई ऐसा सोचेगा कि मैं तुम्हें टीज कर रही हूँ, नैग्ड कर रही हूँ? नैग्ड करना मीन्स टीज करना, दुख देना। तो अगर तुम इस तरह दुखी मुंह बनाकर बैठोगी तो सब सोचेंगे कि मैंने तुम्हें दुखी किया है अमेंडा। इस तरह उसकी माँ उससे कहती है कि अब तुम ऐसे दुखी होकर मत बैठो। सो दिस इज द पोएम एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम दैट एवरी चाइल्ड हैज फील सम टाइम। जब उनकी मम्मियाँ उनको रोक टोक करती हैं किसी काम को करने से, तो सभी बच्चों को इस तरह से फील होता है और वे बच्चे अपनी काल्पनिक दुनिया में गुम होते चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोएम है, आप इसको एक बार ज़रूर से रीड करिए। एंड लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस गिवन इन दिस पोएम. So students, let's discuss the poetic devices given in the poem. First of all, we see the rhyming scheme. Rhyming scheme is A A B A, A A B A. Amanda, Amanda, straight Amanda. So rhyming scheme is A A B A in first stanza. And alliteration poetic device is given here. The same consonant sound repeated in third line. Stop, sloshing, straight. Stop, sloshing, sit, straight. So S sound is prominent here, repeatedly repeated. So it is called alliteration. In second stanza, it is languid emerald sea. Emerald sea. This is metaphor. Metaphor.
Metaphor is the poetic device where two things compared, means sea is compared with emerald, pearl, where the Amanda herself compared with mermaid. Okay, so this is also metaphor. In third stanza, here we find poetic device anaphora. What is anaphora? Anaphora is a poetic device where the two lines start with the same word. This is called anaphora. Did you? Here, line third paragraphs, line 1 and 2 both start with the same words, did you. So it is called anaphora. In fourth paragraph, rhyming scheme is CCC. Okay, rhyming scheme is CCC. Street, feet, sweet. This is CCC rhyming scheme. And here again, once again we find metaphor. What is metaphor? Metaphor is a poetic device where we compare two things. Silence is golden. Silence is compared like gold. Silence is compared with gold, and freedom is compared with sweetness. Freedom is sweet. So here the poetic device is given metaphor. In fifth stanza, poetic device is A, B, A. And once again we find here assonance. Assonance, as I told you what is assonance. Assonance is O sound is prominent in third line. Like you, look, you. O sound is prominent here. So assonance poetic device is present here. Here one more new poetic device given here, that is personification. I am Rapunzel. She compare herself with the Rapunzel. Okay, I am Rapunzel. She herself told herself Rapunzel. It is personification. And another poetic device that is given in third line, that is alliteration. Here R sound is prominent. Tar, tranquil, rare. So it is like consonance. Consonance is a poetic device where the consonant sound is prominent, but it in alliteration this consonant sound come in front, but in consonance it come anywhere in the words. In last stanza, once again we find alliteration, stops sulking. So S sound is prominent here. So students, this is the poem we discuss, and we learn the poetic devices and difficult word meanings, and I hope you understood the poem. If you have any query or question, feel free to write in comment section. Thanks for watching.